वन एंड ओनली रूस सिंधु के बारे में। आज हम जानते हैं उनकी कहानी और जीवन के बारे में। ये देखकर काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ भी होती है कि लाइफ में हम कितने लकी हैं। आई फील लाइक आई एम अ वेरी क्यूरियस सोल। तो मेरा मन काफ़ी ऐसे चंचल रहता है। But I took humanities because I wanted to do something for the society. Definitely इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के ऊपर में, बहुत ज़्यादा टैबू है। जब मुझे कोविड-19 में एंजाइटी होती थी तो I literally struggled a long period to understand how should I come out of it. What should I do? Leadership roles is something that I believe कि होने चाहिए और ज़्यादा women के लिए। औरतें इस चीज़ को खूब ज़्यादा जल्दी कर लेती है, whereas जो men हैं वो इस चीज़ के बारे में कभी बात ही नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके होस्ट मौसमी। आप देख रहे द सिरोज टीवी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस, ग्रेस और पॉजिटिविटी से कईयों के लिए इंस्पिरेशन बनी है। हम बात कर रहे हैं मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 वन एंड ओनली रूस सिंधु के बारे में। आज हम जानते हैं उनकी कहानी और जीवन के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम रूश सिंधु है। मैं मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 हूँ। थैंक यू सो मच मौसमी जी फॉर हैविंग मी हियर टुडे एंड टू शिरोज फॉर inviting me on this podcast. Welcome. I am so honored to be here. बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे पॉडकास्ट में और हम बहुत लकी है कि आप अपने टाइम निकाल के हमारे पास आए। और कैसे लग रहे हैं आपको हमारे यहाँ आके? I think मैं सुबह सबसे पहले जो इवेंट था बच्चों के साथ में वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। उनके आँखों में जो एक इनोसेंस होता है या उनकी जो स्माइल होती है वो मुझे बहुत कनेक्टिंग लगती है। तो यहाँ मैं सुबह से आप लोग के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी फैमिली लाइक फील हो रहा है एंड ये देखकर काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ भी होती है कि लाइफ में हम कितने लकी हैं और कितनी चीज़ें होती है जिसके लिए हमें ग्रेटफुल और थैंकफुल रहना चाहिए बिकॉज लाइफ इज़ वेरी बिग एंड लाइफ डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन। सो द वर्क दैट यू गाइज आर डूइंग इज जस्ट कमेंडेबल। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके जो जर्नी की शुरुआत आपने कैसे की और नागपुर से जर्नलिस्ट, फिर फैशन डिज़ाइनर, फिर उसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में जो सफ़र रखा और उसके लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और ऐसा कौन-सा पल था जब आपको लगा कि आपको प्रोफ़ेशनल मॉडलिंग पे जाना चाहिए और आप कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला इसके लिए? मैं सिर्फ 4 साल की थी बिकॉज मेरी मॉम ने मुझे एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करवाया था जब मैं 4 इयर्स की थी एंड आई थिंक शुरू से थोड़ा घर वालों को ये था कि बच्चा क्यूट है तो इसे हम ब्यूटी पैजेंट में लेट्स ट्राई एंड सी हाउ इट गोज़। तो I won my first beauty pageant when I was 4 years old and I got the title of Miss Baby Beauty Angel, which inspired me a lot and ever since my childhood मेरे घर में सभी मुझे बहुत encourage करते थे कि आप you should definitely give it a shot in Miss India and I remember घर में ना हर साल मिस इंडिया का शो हम सब बहुत एक्साइटेड होके देखते थे साथ में, especially my dad, and my dad is someone who is very close to me and when we were watching Miss India 2013 back in 2013 I remember watching the crowning moment of Navneet Kaur Dhillon and I saw okay wow she is a Miss India and to me becoming a Miss India has always been about the kind of amazing dignity a woman can create for herself by the power of her intelligence, by the power of her, knowledge, and by the power of her presence on stage and off stage.
So I was very inspired. I was like, okay, this is something that I'm going to make sure I do. But then, like you also said, कि challenges होते हैं. So, like everyone else in this world, I also had a fair share of my own hurdles. And so, about my hurdles, I was actually a little inclined towards my bachelor's in journalism and marketing. And because when you are studying, आप figure out कर रहे होते हो कि आपके लिए what is the right career and what is the right choice. So I did my bachelor's from Bombay, from School of Broadcasting and Communication in Mumbai. And simultaneously, I feel like I am a very, curious soul. तो मेरा मन काफ़ी ऐसे चंचल रहता है. तो फैशन में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा से रहा था. एंड इसीलिए फिर मैंने फैशन डिज़ाइन डिप्लोमा में भी एनरोल कर लिया व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड ईयर. तो बिकॉज आई लव कलर्स, आई लव पेंटिंग, माय फादर इज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट, एंड आई यूज्ड टू इलस्ट्रेट fashion oriented dresses for myself whenever there's an event or anything that's happening. I would design it, I would make it stitched by someone, and I would wear it. So I also was handling both of these things. And then I was also into aviation post my education, because aviation taught me a lot of discipline. And why I wanted to be in aviation is because I really want to, I have always aimed of roaming the world. So, but then there's, there's this deeper calling that when it hits you, it calls you to itself. And then that is when you realize ki nahi, this is what I want to do in my life. So I was working in marketing again. And one fine day I was like, I'm dropping everything now, and I'm going to chase that same dream, which I wanted to, of becoming a Miss India. And then back in 2024, a year ago, I applied for Miss Universe India. And then again, this year, it was my second attempt for Miss Universe India. But I feel like coming and holding the title of Miss International India is something which is very special to me, for the kind of love, support, and the kind of faith that I'm receiving right now. It has been so many years, and this is the 63rd edition that's happening for Miss International India, and everyone is rooting for India. And that's something that I can never imagine, because becoming Miss India is one thing, but then having the kind of support that people are throwing for you, every single day cheering for you, means something out of this world. बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बचपन से ही जब इंसान सीखते हैं बहुत कुछ, और तब से आपका सपना रहा और पूरा भी हो रही है। और बहुत कांग्रेचुलेशन आपको Thank you so कि much. आप जो भी सपना देख रहे हो सब पूरा हो, और आपके फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा हर हाँ चीज़ जी, में। yes, definitely family support. मुझे ये लगता है कि सक्सेस में 50% रोल जो होता है वो फैमिली सपोर्ट का होता है, और 50% आपका होता है. तो my mom and my dad and my brother, they have always been extremely supportive, because I remember when I was preparing for, let's say, my talent round for my dance, or something that I want to buy. So my dad would be always ready, and would be like, okay, where do you want to go? I'll take you. Or my mom would be like, is there something you need? And my brother, he would always be like, he's a very introvert person. He's very silent kind of a person. But then with his smile, he will just say like, I know you'll do it. I know you can do this. I know you can do this. So definitely I was very encouraged by my family. आप एक राइटर, एक टेडेक्स स्पीकर, और आप एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। और आपकी किताब यूनिवर्स विदिन पीस,
ये जो किताब है इसको लिखने का विचार आपके ज़हन में कैसे आया? और इस किताब में आपने महिलाओं की जो चुनौतियाँ हैं उसको उजागर किया है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मेरा जो लिखावट से रिश्ता है वो बहुत गहरा है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी इंसान हूँ जो बहुत इमोशनल हूँ और काफ़ी सेंसिटिव हूँ। तो जभी भी मुझे कुछ महसूस होता है तो मैं अपना रजिस्टर लेती हूँ, पेन लेती हूँ और मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। अब मैं किस चीज़ पर लिखती चली जाती हूँ वो मुझे भी कभी-कभार पता नहीं होता है, क्योंकि मैं एक जर्नलिज़्म बैकग्राउंड से आती हूँ, तो चीज़ों को जर्नल डाउन करना मेरे लिए बहुत नेसेसरी होता है। तो मैंने लिखना जब मैं 11th और 12th में थी तभी से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं साइकोलॉजी तभी से पढ़ रही हूँ। तो 11th एंड 12th में ना तो मैंने मतलब कॉमर्स लिया, ना तो मैंने साइंस लिया, बट आई टुक ह्यूमैनिटीज़ बिकॉज़ आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। एंड साइकोलॉजी पढ़ते-पढ़ते मुझे ये चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ कि मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ है जो एग्ज़िस्ट करती है। तो लिखते-लिखते ये था कि आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं कोई ऐसी चीज़ लिखूँ जो लोगों को रीड करके मोटिवेट फ़ील हो, और जब वो रीड करें तो उनसे मैं अपना मतलब उन तक मेरी मेरी आवाज़ जा जा पाए, और जब मेरी आवाज़ जाए तो शायद मेरे इमोशंस से या मेरे थॉट्स से अगर किसी का कुछ बेनिफिट होता है या भला होता है, तो आई वुड लव टू डू दैट। आई एम समवन हु dreams of writing several more books in my life. I have a lot of ambitions, but definitely जब आपने मुझे ये बात पूछी कि महिलाओं के लिए उस किताब में ऐसी क्या बात है, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरी किताब में सेल्फ ट्रांसपेरेंसी सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें कि आप खुद से सच बोलना, खुद की ट्रूथ को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, अपनी वर्थ को रिकग्नाइज करना सीखते हैं जब आप खुद को मतलब खुद को पहचानते हैं। तो उसके अलावा आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें और भी ऐसी बातें हैं जो कि सिर्फ मोटिवेशन पे या सेल्फ लव पे नहीं है, लेकिन काफ़ी आई थिंक काफ़ी डेप्थफुल फिलोसफिकल एरिया ऑफ राइट अप्स है, बिकॉज मुझे फिलोसफी बहुत पसंद है। एंड मुझे ये लगता है कि कुछ बातें फिलोसफी की अगर हम अप्लाई करके लिव करते हैं तो द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। बहुत अच्छी बातें आपने लिखा है और जो कि और जो महिलाएँ हैं, उनको कहीं न कहीं हिम्मत भी देती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और फ़ेमिनिज़्म को आप कैसे देखते हैं? लाइक एक महिला होने के नाते जो भारतीय समाज में फ़ेमिनिज़्म है, उसको आपके नज़रों में वो क्या है? और क्या आपको लगता है कि आज भी ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही है? जी देखिए, मेरा तो यही मानना है कि बीइंग अ वुमन, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ और जब मैं मेंटली फ्री होकर ट्रैवल कर रही हूँ, तब मैं बोलूँगी कि मैं एज़ अ वुमन सेफ हूँ। लेकिन हाँ, फेमिनिज़्म के लिए मैं स्टैंड हमेशा करती हूँ, हमेशा करूँगी आगे भी। बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि वुमेन की जो लिबर्टीज़ है, वो कभी भी सप्रेस नहीं होनी चाहिए, और जो जेंडर रोल्स हैं, वो कभी भी स्टीरियोटिपिकल नहीं होने चाहिए कि। और मुझे तो ये भी लगता है कि women are expected to do both the household chores and then also the office work. So some places it is changing that men are coming forward, but definitely feminism alone cannot be fruitful only with the efforts of women. If men are with us in feminism, then definitely फेमिनिज्म का नीड बहुत जल्दी बेटर वे में यूटिलाइज होगा। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 के ताज सिर्फ़ आपके लिए एक अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और इससे इसको जीतने के बाद आप जो फेमिनिज़्म है,
उसको दुनिया भर में कैसे प्रेज़ेंट करेंगे? मेरा रोल मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने बहुत आगे तक का सोच कर के चीज़ों को प्लान किया था। एंड मैं अभी भी वही आशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़रूर लगता है कि मिस इंटरनेशनल एक ऐसा ब्यूटी पेजेंट है जो कि एक्ट्स ऑफ सर्विस को रिकॉग्नाइज करता है। और मेरी किताब लिखने की इच्छा, या एज एन ऑथर, एज अ राइटर, मैं इसी तरह से लाइफ में यू नो एक मुकाम पर आगे जाती रहूंगी। तो जब वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल या ग्लोबल एक्रेडिशन की बात हो रही है या होगी फ्यूचर में, तो मेरा ये हमेशा एक वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड रहेगा लाइफ में, कि जो मैं अभी सपोर्ट करती हूँ वो मैं आगे भी सपोर्ट करूँगी। बट हाँ, एज अ स्पीकर, एज अ राइटर, and someone who would be always in charity. So that is how I will be, moving forward with my steps. और आप एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं और जब स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस स्पीक आप करते हो, स्पोक बनते हो और जो उसका एक्सपीरियंस रहते हैं आपका, वो कैसे रहते हैं? और क्या हमें बताइए कि जब आप ऐसे स्पीच देते हो, तो उससे जो महिला है, उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? जी, जब मैं स्पीच देने जाती हूँ तो ये तो मैं ज़रूर समझ पाती हूँ कि बहुत शॉकिंग रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ नाम सुन के मेंटल वर्ड से ही लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या बोलने आई है। एंड कुछ चीज़ें जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो वो इतनी न्यू होती है सुनने वालों को, कि उनको लगता है कि ये सच भी है या ये क्या है, या फिर ये ज़रूरी भी है। तो डेफिनेटली इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के ऊपर में, बहुत ज़्यादा टैबू है कि ये टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं तो किस वे में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बट मेरा ये ज़रूर मानना है कि जो आजकल का जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, इट इज़ मोर प्रोन एंड मोर एडिक्टेड टू alcohol, to smoke, to substances that is actually harming their health. And that is exactly why is it happening. That's my point. And it is happening because there's a lot of mental health pressure on them, but it is not being addressed. But it is going in a way where schools या colleges में अगर हम शायद उतना अच्छे से इम्पोज करें इन चीज़ों की महत्वता को, तो ये चीज़ें हम कर्ब कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे रिएक्शन मिक्स्ड रहते हैं, बट पॉजिटिवली मुझे इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं जहाँ पे लोग आकर के पूछते भी हैं कि अगर हमें ये चीज़ महसूस हो रही तो हमें क्या करना चाहिए। तो देयर इज डेफिनेटली अ मिक्स्ड रिएक्शन, एंड बोथ साइड्स आर प्रेजेंट। आपके जो जर्नी है उससे सबसे बड़ा बाधा क्या रही? एक महिला होने के रूप में समाज में, इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं टचवुड मेरा फैमिली हमेशा बहुत सपोर्टिव रहा है। एज़ अ गर्ल डेफिनिटली आई अंडरस्टैंड लुकिंग ब्यूटीफुल इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट इन today's time, but at the same time I can share about one experience which was very challenging for me. Was my right toe injury, and I had tendinitis and nerve damages last year because I over practiced in my heels, and I actually wore the wrong heels. It was a glass heel, and I overexerted my right toe. तो मेरी इंजरी को रिकवर करने के लिए पूरा 1 ईयर मुझे लगा। एंड एट टाइम्स मुझे पेन इतना हाई होता था कि रात को मेरी नींद खुल जाती थी या मेरी नींद लगती नहीं थी, या मैं अगर खड़े हो रही हूँ हील्स में तो मैं 15 सेकेंड्स से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकती थी। इनफैक्ट इवन विदाउट हील्स मैं नहीं खड़े हो पा रही थी। तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, बिकॉज
There were so many well wishers who told me to come again, not this year, but you know, take a year off, heal your injury, and then come again. But I was like, no, I really want to go and I really want to make this happen. So that was the most toughest thing for me, to be able to take care of my health at the same time prepare really hard. बिल्कुल, मुश्किल दौर आते हैं और वो जो मुश्किल टाइम होते हैं बहुत ज़्यादा उसमें हम लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होते है। जी, बिल्कुल। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 के लिए जापान जाने से पहले आप इंडिया को कैसे रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं? क्या आप अपने खुद के जो जर्नी है उससे इंस्पायर होके आप जो यंग जनरेशन है उनको क्या सलाह देंगे? मेरा एक पीस ऑफ एडवाइस रहेगा यंग जनरेशन को, दैट द स्पिरिट ऑफ अ ड्रीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट ऑफ देम ऑल। एंड मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं जापान जा रही हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने मिस इंटरनेशनल में। तो जो स्पिरिट के साथ मुझे सपोर्ट मिल रहा है और जो प्यार मुझे मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल इसीलिए है बिकॉज़ लोगों के ऐसे-ऐसे सपोर्टिव कमेंट्स आते हैं मुझे, या फिर इतना ज़्यादा फ़ेथ आता है इंडिया के लिए, इस साल के लिए, जो कि it's not only motivating me, but it's actually boosting even my spirit to bring back, to actually bring the first Miss International crown to India. एंड मेरा यही एडवाइस अगेन रहेगा यूथ को कि never leave your spirit down behind anything else in this world, because when you dream with your complete spirit, then you can achieve anything that you really want. सपना देखना मतलब चाहिए और कहीं न कहीं सपना देखते तभी पूरा होते हैं। And I feel like सपने बहुत बड़े देखने चाहिए, and you should always dare to dream big, because if you dream small, you don't know what you can miss achieving, but if you dream big, maybe you can achieve more and more and more. So नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया में मान्यता मिलना बहुत बड़ी बात है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा और जब स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे आप काम कर रहे थे, आपने प्री एंजाइटी असेसमेंट कैसे शुरू किया था? जब मैंने मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, तो मुझे ये तो पता था कि मैं खुद से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आई नीड मोर पीपल, बट एट द सेम टाइम आई नीड समथिंग टू ऑफर एंड प्रोवाइड एज वेल। तो मेरे नज़र में ये था कि मैं बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकती हूँ। मैं लेक्चर्स दे सकती हूँ, बट उन लेक्चर्स को वैलिडेट करने के लिए कोई क्यों यकीन करेगा कि ये चीज़ है? तो उनको लोगों को यूजुअली यकीन नहीं होता है अगर दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, एंजाइटी और डिसऑर्डर से या डिप्रेशन से, तो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है। इंडिया में ओनली 1% पीपल एक्चुअली गो एंड रिपोर्ट कि हाँ, आई एक्चुअली नीड हेल्प। सो हाउ विल दे नो कि ओके समथिंग इज, if I am going and giving a lecture and they're getting to know कि ठीक है, मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज है, बट हाउ विल दे रियलाइज और रिकग्नाइज कि अब इसके आगे क्या स्टेप है और मैं इस चीज से कैसे हेल्प लूँ या कैसे बाहर निकलूँ। बिकॉज जब मुझे कोविड-19 में एंजाइटी होती थी, तो आई लिटरली स्ट्रगल्ड अ लॉन्ग पीरियड टू अंडरस्टैंड हाउ शुड आई यू नो come out of it, what should I do? So when I started my nonprofit and I gave lectures, and I was like, okay, now this is something that I need to do. I need to give generalized anxiety disorder evaluation so that people know. Why? Because people have questions, people want answers कि ये चीज़ कैसे possible है, what is this happening with me, or what is going on with me. So I enrolled myself in an online institution which is based in the United Kingdom, which is called Continued Professional Development. उसके अंदर through that I did certification courses for psychotherapy and counseling and for mental health and well-being. Based on that, I have I am certified to give GAD-7 and GAD-9 tests and evaluations. So there were people who came forward to me ki okay, we want to take the test, and
मुझे जानना है कि अगर मुझे ये चीज़ है तो मुझे किस लेवल पे है। इज़ इट माइल्ड? इज़ इट मॉडरेट? और इज़ इट सीवियर? एंड इफ इट इज़ माइल्ड, then what is my solution for it, or what is my solution if it's moderate, and what is my solution if it's severe? So this is what I did, and this is how I channelized doing it. तो एक फेमिनिस्ट के रूप में ब्यूटी पेजेंट्स को आप कैसे देखती है? क्या ये एक महिला सशक्तिकरण की माध्यम बन सकती है या जो पुरानी स्टीरियोटाइप्स है उसको बढ़ावा देती है? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि ब्यूटी पैजेंट्स एक माध्यम है सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने का। और ये स्टीरियोटिपिकल इसीलिए नहीं है क्योंकि हर साल अ, ये कंपटीशन टफ होता है। तो जो फॉर्मेट है ब्यूटी पैजेंट्स का वर्ल्ड वाइड, वो अपडेट होता है। तो मेरे नज़र में ये एक मुकाम पर पहुँचना, किसी मुकाम को हासिल करना, और सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, ऐसी इंडिया की कितनी सारी लड़कियाँ हैं जो ड्रीम करती हैं कि मैं ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करूँ, मैं मिस इंडिया जीतूँ, मैं अपने देश को रिप्रेज़ेंट करूँ एज़ मिस इंडिया बाहर जा कर के। तो वो अपने आप में एक बहुत गर्व की बात होती है। लेकिन जब मतलब आप जब इंडिया का साश अपने 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 सीने से लगाकर बाहर जाते हैं पूरे वर्ल्ड में कम्पीट करने, तो जो उस चीज़ का एक अलग मज़ा है, जो एक थ्रिल है, मतलब आई एम तो वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू अराइव, एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू अराइव ऑलमोस्ट ऑल माय लाइफ। तो इट इज समथिंग दैट गिव्स यू इतना ज़्यादा एक्सपोजर, इतना सारा नेटवर्किंग, सो मच ऑफ कनेक्शन टू बिल्ड योर करियर, टू बिल्ड योर फोटे। आपको जो चीज़ का इंटरेस्ट है, आपके पास एक आवाज़ है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का मौका है। आप अपने व्यूज़ सिर्फ़ अपने सर्कल के साथ नहीं शेयर कर रहे, बट आप पूरे इंडिया के साथ शेयर कर रहे हैं। पूरा इंडिया आपको सुन रहा है, और जब आप बाहर जा रहे हैं तो पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है। तो ये तो एम्पावरमेंट ही है। आपके फैमिली और आपका होम टाउन नागपुर ने आपके इस जर्नी में क्या भूमिका निभाई? मेरी जन्मभूमि ही नागपुर है, और मेरा एजुकेशन सारा नागपुर से ही हुआ है। तो नागपुर का एनवायरनमेंट और मेरी स्कूलिंग एंड अपब्रिंगिंग, ये सब चीज़ें बहुत मेरे लिए एज़ अ स्मॉल टाउन गर्ल मैटर करती है, क्योंकि जब हम लोग बाहर आते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो यहाँ के तौर तरीके बहुत फ़ास्ट होते हैं, बहुत एडवांस स्पीड में होता है काम। बट व्हेयरएज़ हमारा शहर काफ़ी शांत होता है, या थोड़ा स्लो हम कह सकते हैं कि होता है। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, इन सब का मुझे सपोर्ट हमेशा रहा है। इवन अभी सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट इज द स्कूल फ्रॉम वेयर आई डिड माय होल स्कूलिंग फ्रॉम, एंड दे आर सो हैप्पी टू इनवाइट मी एंड have over there for the 150th anniversary of the school, and it's an annual function that's happening. So बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, and there are so many people who are welcoming with so much of love and so much of warmth. So that is always something that is special when you go back home. घर जाके अलग ही एक लाइक एक्सपीरियंस होती है, अलग ही एक ज़ोन में चले जाते हो आप। तो वही हम अक्सर जब बाहर रहते तो वही चीज़ मिस करते हैं। और जो फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन है, आपके नज़रों में उसकी अगला कदम क्या होना चाहिए? ख़ासकर भारत जैसे देश में जहाँ पे आज भी इनइक्वालिटी बहुत गहरी है। तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? लीडरशिप रोल्स इज समथिंग दैट आई बिलीव कि होने चाहिए और ज़्यादा वुमेन के लिए, क्योंकि एट टाइम्स मुझे ये मैं मेरा ऐसा सोचना है कि वुमेन को थोड़ा क्रिटिकल या क्राइसिस सिचुएशन हैंडल करने के लिए कम दिया जाता है, बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ इमोशंस दैट वुमेन कैरी। दो एट द सेम टाइम जो सेंसिटिविटी होती है वुमेन में, किसी चीज़ को सेंस करने की सेंसिबिलिटी एट टाइम्स थोड़ी ज़्यादा गहराई से होती है। तो मेरा ये नज़रिया तो ज़रूर है कि जितने लीडरशिप रोल्स हैं,
डेफिनेटली इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन लीडर्स हैं, बट टू प्रमोट वुमेन टू बी मोर ऑन द लीडरशिप positions rather than being as, you know, assistants or subordinates is something that I would want for my country. आरुष, मेंटल हेल्थ और जो फेमिनिज्म, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं समाज में अक्सर दबे हुए रहते, दबाव में रहते, और महिलाओं के क्या ये दबाव के कारण महिलाओं में ज़्यादा मेंटल हेल्थ का जो इश्यूज है ये ज़्यादा होता है? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी, जितना मैंने जानकारी प्राप्त किया है उसके अनुसार मुझे ये ज़रूर पता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज विमेन और मेन दोनों को होते हैं, लेकिन मानसिक तनाव जो है सोसाइटी में, क्योंकि औरतों को थोड़ा सप्रेस किया जाता है कि उनके चॉइसेस उतने ज़्यादा सुने नहीं जाते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि थोड़ा सा एक कल्चरल बैरियर आ जाते हैं, कुछ नॉर्म्स आ जाते हैं, तो वो रीजंस ज़रूर बनते हैं मानसिक तनाव के लिए। और इवन जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है किसी भी लेडी के लाइफ में, तो जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस या इम्बैलेंस आप कह सकते हैं, वो ड्यूरेशन में भी मानसिक तनाव इन रीजन से होता है। फिर मेनोपॉज के वक्त भी ये चीज़ होती है लेडीज को। तो हालांकि मेन और वुमेन दोनों को ही ये चीज़ें मतलब मानसिक तनाव होते हैं, लेकिन औरतें इस चीज को कोप ज्यादा जल्दी कर लेती है, वेयर एज जो मेन है वो इस चीज के बारे में कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल, इट इज expected from men to be strong, to be, you know, like have no emotions at all or show no emotions. It's a shame if a guy is crying, or if he's expressing that he's sad or he's hurt or he's in trouble. So suicide rate is more from the side of men when it comes to mental health crisis, because वो चीज़ इतनी ज़्यादा कहते हैं ना, कोई घाव अगर फेस्टर करता है तो वो स्प्रेड करता है। मतलब अगर वो रिमूव नहीं होता है तो वो गहरा गहरा होकर के काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। तो आई फील लाइक दोनों के ही चैलेंजेस होते हैं, दोनों के ही अलग स्टेजेस, अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, विच इज़ वाई आई प्रमोट रेजिंग अवेयरनेस ऑन दिस टॉपिक। आपने जो टेडेक्स में स्पीच दिया उसमें अनलॉकिंग पोटेंशियल जैसे टॉपिक आपने चूज किया था, जी। और इस स्पीच में आपके जो जर्नी रहा उसका क्या आकार लिया, और जो आपका ऑडियंस आपके जो स्पीच सुन रहे थे उनके ऊपर क्या प्रभाव डाला इसका? जी, तो अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल से मेरा यही एक पॉइंट कनेक्ट होता है मेरे बुक में भी, जो कि इज़ टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योरसेल्फ, जो कि मेरे जर्नी से ऐसे कनेक्ट होता है कि जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं मेरे करियर ऑप्शंस को लेकर के काफ़ी जगल्ड रहती थी। मुझे मुझे कभी लगता था कि शायद मेरे लिए एविएशन है, फिर मुझे लगता था कि फैशन डिज़ाइन है, फिर मुझे लगता था कि मार्केटिंग है। बट रियली में मैंने मेरा पोटेंशियल तब अनलॉक किया जब मैंने वन फाइन डे खुद खुद को एक्सेप्ट किया, खुद को रियलाइज़ किया। मैंने खुद से महसूस किया कि मेरे यही पर्टिकुलर ड्रीम्स हैं और मुझे यही पाथ लेना है। तो अनलॉकिंग योर पोटेंशियल ओनली हैपेंस व्हेन यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड what your real potential is, where you can use your real potential. तो जो ऑडियंस रहे TEDx के, उन पे भी मैंने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को लेकर के चीज़ें बताई थी कि आप जो सोचते हैं यूजुअली एंड मोस्टली आप उसी डायरेक्शन में आगे जाते हैं, बिकॉज योर ब्रेन sometimes can be tricked to believe something which it does not know that even exists. भविष्य में मिस इंटरनेशनल के बाद आप का क्या प्लान है? जैसे फेमिनिज्म और मेंटल हेल्थ एक्टिविज्म को आप दोनों को कैसे आगे ले जाना चाहेंगे?
जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत लिखना पसंद करती हूँ। तो I will continue writing books. I will continue, being present in public spheres and places where I am able to educate to people about what my cause is. But Miss International is my current focus because it's like it's a it's a lifetime opportunity for me. It's a golden dream for me to do my best at Miss International. And this November, it's nearly, it's coming so close. So my whole and soul focus is on being the best version of what I can be at, you know, uh, Tokyo as India. And I mean, I'm sure something, I mean, like, whatever best I can do, I will do my best. But at the same time, my journey has always been about, being an author, being an orator, someone who likes to speak, and someone who would like to contribute to the systems of our country. तो ये तो रहा आपके जर्नी के बारे में और जो भी आपका सपना है। अब हम चलते हैं कुछ मज़ेदार रैपिड फायर सेशन में। Okay. आई होप आपको मज़ा आए। Sure. या और ये जो मैं क्वेश्चन आपको बोलूँगी उसमें आपको विदिन 10 सेकंड में आंसर करना है। आर यू रेडी? Yes, ready. अगर आपका क्राउन एक सुपर पावर होता तो वो क्या करता? जैसे ट्रैफिक जाम खत्म कर देता Crown. या Yeah. सुपर पावर होता? So, agar I had the superpower, my crown had the superpower, I would definitely eradicate mental health issues from the world so that humans could be more peaceful and more happy, and there are, healthier lives. जी। फेमिनिज्म का सबसे फनी मिसकंसेप्शन क्यों है? सॉरी। फेमिनिज्म का सबसे फनी मिसकंसेप्शन क्या है? जैसे फेमिनिज्म मतलब मर्दों को नफ़रत, मतलब मर्दों से नफ़रत, यही तो हम सोचते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब ही होती है मर्दों से नफ़रत। तो आपको क्या लगता है? I'm sorry, I didn't get the question. आपके हिसाब से फेमिनिज्म को रिलेट करके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है आपके हिसाब से? That women are superior to men, but in fact it's like we both are equals. जी। And people misunderstand that feminism means that women are above men, but that's not the case. जी। अगर आपको लाइफ सॉरी थोड़ा हिंदी में रख रहा है। हाँ. क्या होता? ठीक है। अगर आपकी लाइफ एक बॉलीवुड मूवी होता तो हीरोइन की एंट्री सॉन्ग कौन सा होता? तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी हर ढंग. वाओ। तो स्ट्रेस लेने पर आपको गो टू स्नैक्स क्या होता है? लाइक चॉकलेट्स, कुरकुरे. आइसक्रीम, कुरकुरे? Yeah, Wow. orange wala. I love that a lot. बचपन से ही? Yes. तब भी इतना पतली हो आप? And like Cadbury Silk. ओके। जापान ट्रिप पर सूखी जो एक चावल, हाँ जी. सॉरी क्या? सॉरी मेरा हिंदी कोई बात नहीं. सुशी। जापान ट्रिप पर सुशी खाने से पहले आपका फनी इंडियन रिएक्शन क्या होगा? जैसे चटनी डालना या पिकल्स मिलाकर खाना? चटनी डालना. जी। आपके जर्नी का सबसे एम्बैरेसिंग फनी मोमेंट? रनवे पर हिल टूटना या कुछ और? रनवे पर हील टूट जाना और फिर हील ट्रिप हो जाना. यस. अगर आपके पास कोई सुपर पावर होता लाइक उड़ना या इनविजिबल होना तो कौन सा सुपर पावर चाहिए
आपको कौन-सा सुपर पावर चाहिए होता और क्यों? अगर फेमिनिस्ट वर्ज़न में होता ये वाला सुपर पावर? आई थिंक आई वुड टेक इनविजिबल पावर, ताकि मैं कहीं भी जाऊं और मैं समझ जाऊं कि लाइक आई कैन हियर व्हाट समवन इज सेइंग एंड नो like who are my people and जी, just be invisible and know. तो आपको मज़ा आता कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में? I mean, just to filter out जी, कि who I should trust. That's it. बिल्कुल। अगर मिस इंटरनेशनल का थीम डांस आप चुने तो वो क्या होगा? हम होंगे कामयाब, हम होंगे वाह! कामयाब. बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सीरियसली मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। लाइक हम लोग भी रैंप पे वॉक करते और हम बहुत लकी फ़ील करते उस दौरान कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमको भी मौका मिलेगा बट वो पॉसिबल हो पा रहा है हमारे एनजीओ का सपोर्ट की वजह से और आप जैसे बहुत सारे इंसान जो बहुत अच्छे काइंड हार्टेड होते हैं उनके वजह से और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं आशा करती हूँ कि इसके बाद भी हमारे बातचीत कंटिन्यू रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for having me here. I feel like so happy to be, sharing my experience with you and with everyone who is watching this right now, because I believe that dreams don't have an expiry date, and me coming on this platform and sharing about my dreams, my journey, makes me feel heard, seen, and, sharing something that might ignite a fire in somebody else's ambition. If I'm a part of that, I would be so happy about it. So thank you so much थैंक यू सो for मच। having me here.